सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज से हम जीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज़ में हम कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सोशल एंड सोसाइटी, इन सब सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गुरु नानक। गुरु नानक जी के रेफरेंस में यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथन करेक्ट हैं उनको हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है ही इज़ द फाउंडर एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। इसमें कहा गया है कि वो सिख धर्म के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और उनके लास्ट गुरु हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, ही इवोल्व्ड एंड पॉपुलराइज्ड ए न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। उन्होंने गुरुमुखी नाम की एक नई स्क्रिप्ट, नई जो लिपि होती है उसको संकलित किया है और लोकप्रिय बनाया है, पॉपुलराइज्ड किया है। थर्ड नंबर पर देखिए, ही बिलीव दैट गॉड इज फॉर्मलेस एंड ऑल ह्यूमन बींग्स कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विदाउट द नीड ऑफ एनी रिचुअल्स आर प्रीस्ट्स। उनका विश्वास था कि गॉड जो है वो निराकार है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है वो। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, जो सभी मनुष्य हैं, सभी प्राणी हैं, वो बिना किसी अनुष्ठान या बिना किसी प्रीस्ट, पुरोहित के प्रत्यक्ष गॉड तक पहुंच सकते हैं। मतलब उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है और सभी मनुष्य बिना किसी अनुष्ठान या पुरोहित के ईश्वर तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित कर सकते हैं। और हमें बताना क्या फ्रेंड्स, देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है और हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, जिसमें कहा गया जो थर्ड पॉइंट है ओनली वही आपका सही कथन है, स्टेटमेंट सही हो जाएगी हमारी। He believed that God is formless and all human beings can have direct access to God without the need of any rituals or priests. तो गुरु नानक के संबंध में यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि उनका मानना यही था, ईश्वर निराकार है और सभी मनुष्य बिना ही किसी अनुष्ठान या पुरोहित के ईश्वर तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गुरु नानक जी के बारे में जो और तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो एक बार जान लीजिए। देखिए, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे, आदि गुरु थे, फाउंडर थे वो सिख धर्म के और प्रथम गुरु थे, लास्ट नहीं थे, ठीक है। और इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिसे आजकल ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव पंजाब में रावी नदी के तट पर अवस्थित करतारपुर शहर में बस गए थे। जो गुरु अंगद थे, उन्होंने गुरुमुखी नाम से एक नई लिपि में गुरु नानक देव जी की रचनाओं को संकलित किया और इसमें उन्होंने अपनी रचनाओं को मिला दिया। और इनका मानना था कि ईश्वर निरंकार है, निराकार है और एक ही ईश्वर, एक ओंकार है, जो कि अपने द्वारा सृजित प्रत्येक प्राणियों में निवास करता है और सभी मनुष्य बिना किसी अनुष्ठान या पुरोहित के ईश्वर तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू तिरुवल्लुवर। यहाँ पर हमें तिरुवल्लुवर के संदर्भ में जो कथन करेक्ट है उसका हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, हिज फिलोसॉफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक सिंस इट फोकसेस ऑन लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो उनकी फिलोसॉफी है, जो उनका नैतिक दर्शन है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मानव केंद्रित है, क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है किस पर, लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, यह लौकिक सुख वाला जीवन है, उस पर ही इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी ये हो गई। सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ही इज द ऑथर ऑफ तिरुकुरल, एन एंशिएंट ट्रीटिज ऑन द कोड ऑफ एथिक्स। ये तिरुकुरल के रचयिता हैं, जो कि आचार संहिता पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कोड हमें नीचे दिए गए हैं उनमें से हमें सही कोड को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, पहले आप तिरुवल्लुवर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए, वल्लूर के नाम से प्रसिद्ध हैं तिरुवल्लुवर। और ये कौन थे? ये एक तमिल संत, कवि और दार्शनिक थे। हालांकि इनके वास्तविक नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान इसके बारे में कोई ज़्यादा हमारे पास प्रामाणिक जानकारी या कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो रिसर्चर हैं, हमारे अनेक शोधकर्ता हैं, उन्होंने इनका जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य में माना है। और जो ये तिरुवल्लुवर है, इनका नैतिक दर्शन मानव केंद्रित है, क्योंकि इसके तहत पारलौकिक सुख की तुलना में इहलौकिक सुख पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इनके फेमस होने का कारण जो तिरुकुरल ग्रंथ है वही माना जाता है। उसके रचयिता के रूप में ही ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और यह आचार संहिता एवं सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, हमने सारी जानकारी इनके बारे में प्राप्त कर ली है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपकी जो ऑप्शन दी है 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, आपकी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू जोसेफ टेफेंथेलर, विलियम फिंच एंड मॉन्टगोमरी मार्टिन? हमें यहाँ क्या बताना है? देखिए, ऐसी कौन सी विशेषता है जो जोसेफ टेफेंथेलर, विलियम फिंच और मॉन्टगोमरी मार्टिन में सामान्य है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी, दे आर ऑल ए पार्ट ऑफ द टीम दैट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2019। ऑप्शन ए क्या कहती है? देखिए कि ये सभी 2019 में जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिले थे, नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो मिले थे, तो उन नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले समूह का हिस्सा है, उस टीम का पार्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश डेलीगेशन फॉर कैबिनेट मिशन प्लान। ये सभी कैबिनेट मिशन योजना के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। सी ऑप्शन देखिए, रिसेंटली नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर देम। ऑप्शन सी में कहा है कि हाल ही में पृथ्वी के निकट से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों का नाम इनके नाम पर रखा गया। और ऑप्शन डी देखिए, दे आर ऑल यूरोपियन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स। या फिर ये सभी अलग अलग समय पर भारत का भ्रमण करने वाले यूरोपीय यात्री थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जोसेफ टेफेंथेलर, विलियम फिंच और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन इनके बारे में पूछा गया है। देखिए, हाल ही में दिए गए अयोध्या डिसीजन में उच्चतम न्यायालय ने 3 यूरोपीय यात्रियों जोसेफ टेफेंथेलर, विलियम फिंच और मॉन्टगोमरी मार्टिन, इनके विवरणों को भी संदर्भ के तौर पर प्रयुक्त किया है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लीजिए। देखिए, जो जोसेफ टेफेंथेलर हैं, वह ईसाई मिशनरी से संबद्ध एक इतालवी यात्री था और इसने 18वीं शताब्दी में 27 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इसे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह की प्रसिद्ध वेधशाला में नियुक्त किया गया था। इसके उपरांत यह आगरा के जेसुइट कॉलेज से भी संबद्ध रहा और वह 5 वर्षों से अधिक समय के लिए अवध क्षेत्र में भी रहा, जहाँ पर अयोध्या स्थित है। और फ्रेंड्स, जोसेफ टेफेंथेलर ने अपनी पुस्तक डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक एट जियोग्राफिक डे एल इंडे, इसमें अयोध्या की अपनी यात्रा के बारे में विवरण दिया है। और विलियम फिंच कौन थे, इनके बारे में भी जान लीजिए। यह वर्ष 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिंस के साथ भारत आया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि उसने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में कश्मीर का विवरण प्रदान किया। साथ ही उसने पंजाब और पूर्वी तुर्किस्तान तथा पश्चिमी चीन को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों का विवरण प्रस्तुत किया। फिंच ने वर्ष 1608 एंड वर्ष 1611 के मध्य अयोध्या का दौरा किया था और इनको इस्लामिक उद्भव के महत्व की कोई इमारत प्राप्त नहीं हुई। और जो इतिहासकार थे सर विलियम फोस्टर, उन्होंने वर्ष 1921 में रचित अपनी पुस्तक अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया, इसमें विलियम फिंच के विवरणों को शामिल किया था। और फ्रेंड्स, जो मॉन्टगोमरी मार्टिन थे,
यह एक एंग्लो आयरिश लेखक और सिविल सेवक थे। इन्होंने सिलोन, पूर्वी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में एक चिकित्सक के तौर पर कार्य किया था। सिलोन को अब वर्तमान श्रीलंका भी कहा जाता है। इसके पश्चात मार्टिन कोलकाता में कार्य करने के लिए चला गया, जहां उसने बंगाल हेराल्ड के प्रकाशन में योगदान दिया। उसके बाद यह इंग्लैंड लौट गया, जहां पर उसने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में लिखा और इसने अयोध्या क्षेत्र में भगवान राम की पूजा, मंदिरों के विध्वंस और मस्जिदों के निर्माण के बारे में भी लिखा था। तो फ्रेंड्स, इतना सब जानने के बाद आप समझ चुके हैं कि आपकी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। दे आर ऑल यूरोपियन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स। ये सभी अलग अलग समय पर भारत का भ्रमण करने वाले यूरोपीय यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, Which of the following statements is are correct with reference to the earlier Sanskrit inscription in South India found recently? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाल ही में दक्षिण भारत में खोज किए गए संस्कृत के एक प्राचीनतम शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इट वाज इश्यूड बाय द रूलर ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। इसे सातवाहन कालीन शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द सप्तमातृका, ए ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डेटीज वर्शिप्ड इन हिंदुइज्म। यह सप्तमातृका 7 देवियों का समूह जिसकी हिंदू धर्म में भी पूजा की जाती थी, उसका हमें एविडेंस देता है, उसका हमें साक्ष्य प्रदान करता है। तो इसमें से बताना फ्रेंड्स आपको कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। बोथ 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही हमारी करेक्ट हो जाएंगी। देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दक्षिण भारत में संस्कृत के एक प्राचीनतम शिलालेख की खोज की गई है। यह शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रोलू गांव में खोजा गया है और इसे सातवाहन शासक विजय के द्वारा 207 ईस्वी में उत्कीर्णित करवाया गया था। यह सप्तमातृका पंथ से संबंधित अब तक का प्राचीन पुरालेखीय साक्ष्य भी है। सप्तमातृका 7 देवियों का समूह था जिसकी हिंदू धर्म में भी पूजा की जाती थी और यह 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु शासक अहवला चंटामुला द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए नागार्जुन कोंडा शिलालेख से भी पूर्व तिथि का है, जिसे अब तक दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख माना जाता रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। आपकी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द पाइका रिबेलियन। पाइका जो विद्रोह था उसके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 1 देखिए फ्रेंड्स, इट वाज एन आर्म्ड रिबेलियन दैट टुक प्लेस वेस्टर्न इंडियन रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ एक सशस्त्र विद्रोह था। या फिर सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पाइका स्थानीय शासकों के पारंपरिक कृप सैनिक थे। एंड थर्ड ऑप्शन है आपकी, इट वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु, या फिर इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था। फ्रेंड्स, पाइका विद्रोह है क्या, ये पाइका रिबेलियन है क्या, इसके बारे में आप जान लीजिए। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पाइका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ के स्मरणार्थ ओडिशा के खुर्दा जिले में पाइका स्मारक का शिलान्यास किया गया था। और पाइका विद्रोह से संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, ये वर्ष 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ओडिशा में संचालित एक सशस्त्र विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सशस्त्र विद्रोह था। पाइका ओडिशा के गजपति शासकों के पारंपरिक कृषक सैनिक थे जो कि शांति काल में कृषि करते थे और युद्ध के दौरान राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। पाइका लगान मुक्त भूमि के स्वामी होते थे जो कि उन्हें खुर्दा साम्राज्य के प्रति उनकी सैन्य सेवा के प्रतिफल में दी गई थी। और अंग्रेजों ने बंगाल एवं मद्रास प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद वर्ष 1803 में ओडिशा को भी अधिकृत कर लिया था। और खुर्दा के शासक पारंपरिक रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे
तथा ये पृथ्वी पर भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। ये ओडिशा के लोगों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे। कुछ साल बाद पाइकाओं ने गजपति शासक की असंगठित सेना के वंशानुगत प्रमुख बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों के समर्थन से विद्रोह कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपकी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। पाइका स्थानीय शासकों के पारंपरिक कृषक सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। हमें क्या बताना, देखिए जो नेहरू लियाकत समझौता है उसके संदर्भ में जो हमें कथन दिए गए हैं उन पर विचार करके हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, उपयुक्त है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी, इट वॉज साइंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान। हमसे पूछा किसके बारे में गया, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, जो नेहरू लियाकत समझौता था उसके संदर्भ में हमसे पूछा गया है। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारी कि इसे लियाकत अली खान और मोतीलाल नेहरू द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, इन दोनों ने इसे साइन किया था। सेकेंड ऑप्शन है, इट डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो सेकेंड ऑप्शन में आपकी क्या कहा गया है, देखिए यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की परस्पर समभागीदारी के साथ केंद्र सरकार की गठन संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। देखिए फ्रेंड्स, नेहरू लियाकत समझौते के संबंध में जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आप जान लीजिए। संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हुए वाद विवाद में वर्ष 1950 इसमें दिल्ली में संपन्न नेहरू लियाकत समझौते के कई संदर्भों को शामिल किया गया है। और इसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा जो साइन किया गया था उसी नेहरू लियाकत समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसा समझौता था, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता था जिसके अंतर्गत दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था। और यह समझौता दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा जो हमले किए जा रहे थे उन हमलों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापक प्रवास की पृष्ठभूमि में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है बस वही आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपकी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट है आपका सिर्फ वही स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसे लियाकत अली खान और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमारा जीएस प्रीलिम्स टेस्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, वीडियो आपको कैसी लगती है या आपको कौन से टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।